नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर्पण न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उन्नतशील अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने रविवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मुलाकात की और उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में पिछले 6 सालों से कई अनुकंपा नियुक्तियों का मामला अधर में अटका हुआ है, उन्हें जल्द ही निराकृत किया जाए। उन्नतशील अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने रविवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मुलाकात की और उन्होंने मांग की कि प्रदेश में पिछले 6 सालों से कई अनुकंपा नियुक्तियों का मामला अधर में अटका हुआ है, उन्हें जल्दी निराकृत किया जाए। उनका यह भी कहना है कि अनुकंपा पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नए नियमों के मुताबिक CPCD की अनिवार्यता खत्म की जाए। अनुकंपा नियुक्ति में समान पद पर समान वेतन का प्रावधान रखा जाए। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कर्मचारियों की 5 सूत्री मांगों पर उन्हें शासन स्तर पर न्याय दिलवाने का आश्वासन भी दिया है। नियम के तहत जो सरकार की योजना है, जो नियम कायदे बोलेंगे उनके हिसाब से, और हमारी सरकार का उद्देश्य ये है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मदद करें, तो वो करने का काम हम करेंगे। अच्छा, ऊर्जा विभाग में जो बिलिंग है वो नाम बता दीजिए अपना, और मंत्री से किस लिए मिलने आए हैं आप? जी, मेरा नाम सत्येंद्र शर्मा है और मैं उन्नतशील अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारी कल्याण संघ मध्य प्रदेश का जिलाध्यक्ष हूँ मुरैना। मैं विशेषकर अनुकंपा नियुक्तियाँ जो लंबित हैं उनकी जल्दी नियुक्तियाँ हों, और दूसरा जिन लोगों के अनुकंपा नियुक्ति जो हो चुकी हैं उनको नए नियमों को लेके निकाला जा रहा है। तो विशेषकर हमने निवेदन किया है कि पुरानी जो यथावत शर्तें थी अनुकंपा नियुक्ति की वही रहें। क्यों? अगर सीधे भर्ती के नियमों को लागू करेंगे तो अनुकंपा का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। तो माननीय मंत्री जी ने शासन स्तर पर हर संभव जो निराकरण की मदद है वो करने का आश्वासन दिया। कुल मध्य प्रदेश में कितने ऐसे होंगे केस जिनमें ये देखिए, नियुक्ति को लेके तो काफ़ी केस हैं, 5 से 7 साल में केस संख्या बढ़ी हुई है, लेकिन जो अभी पिछले वर्ष से जो विभागों से निकालने की सीधे भर्ती के नियमों को लागू करना, तमाम जिनकी सेवा शर्तों में जो शर्तें नहीं हैं उन शर्तों को लागू करना, इस तरह के केसेस कम से कम 10 से 15 केस लोगों के साथ हो गया जिन्हें निकाला गया है, नोटिस दिया गया है। कुछ प्रक्रिया भी चल रही है, प्रचलन में की हुई है विभागों ने। ग्वालियर देश की न्याय प्रणाली पर सवाल उठता हुआ एक मामला ग्वालियर में सामने आया है, जहां कोर्ट में काम करने वाले एक व्यक्ति को जीवन पर्यंत न्याय नहीं मिल सका, लेकिन उसकी मौत के 1 साल बाद अब जाकर उन्हें न्याय मिला है। इस कवायद में उन्हें न्याय पाने में 2.5 दशक का समय लग गया। दरअसल सिंधी की छावनी छपरवाला पुल के नजदीक रहने वाले श्यामलाल व्यास ने अचल संपत्ति के एक हिस्से में इंदर जैन नामक व्यक्ति को किराएदार के रूप में रखा था, लेकिन न्यायालय में कार्यरत श्यामलाल व्यास को अपने बेटे अमिताभ व्यास के लिए दुकान की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने किराएदार से दुकान खाली करने के लिए कहा। इस पर किराएदार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। मामला पहले रेंट कंट्रोल बोर्ड फिर दीवानी कोर्ट पहुंचा। न्यायालय में मकान मालिक श्यामलाल व्यास भी कह रहे थे। उन्होंने भाड़ा नियंत्रण कानून बोर्ड में अपनी समस्याओं को लेकर याचिका दायर की थी, जहां से उनके पक्ष में फैसला आया। मामले में द्वारा अपील कर देने से यह प्रकरण खिस्सा चला गया। मामला दीवानी कोर्ट और रेंट कंट्रोल बोर्ड से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन हर बार मकान दुकान मालिक के पक्ष में फैसला आने के बाद किराएदार इंदर चंद जैन द्वारा क्रिमिनल रिवीजन पेश कर दी जाती थी, जिसके बाद में सिविल रिवीजन द्वारा सुना गया। न्यायमूर्ति GS एलुवालिया ने इस प्रकरण को लंबे समय से खिंचते देख अंतिम रूप से दुकान मालिक श्यामलाल व्यास के पक्ष में फैसला दिया है। लेकिन दुखद पहलू यह है कि पक्षकार और प्रतिवादी किराएदार दोनों की ही मौत हो चुकी है। अब दोनों के ही परिवार इस फैसले से प्रभावित होंगे। श्यामलाल व्यास के अधिवक्ता ने बताया कि कानूनी पेचीदगियों के कारण करीब 2.5 दशक तक यह मामला खिंचता रहा और फैसला सुनने से पहले ही पिछले साल अप्रैल में श्यामलाल की कैंसर से मौत हो गई, जबकि इंदरचंद जैन ने भी 6 साल पहले दुनिया को अलविदा कह दिया था। किराएदार था इंदरचंद जैन की तरफ से कई आवेदन आते थे, जो आवेदन रिजेक्ट होते थे उनकी CR कर दी जाती थी। फिर आवेदन निराकृत होता था तो वापस रिमांड होता था केस, फिर रिमांड होता था, फिर कोई आवेदन आता था, फिर उसकी CR होती थी, फिर जब वो आवेदन निराकृत होता था फिर दूसरा आवेदन आता था। इस तरीके से चलते चलते इन्होंने कई आवेदन दिए और इनका निराकरण हुआ। उस तरह 26 साल 24-25 साल जो है यहाँ पर इनको लग गए निराकृत होने का। हाँ, न्याय मिला, ये बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन जो उम्र होती है काम करने की, वो जिस काम के लिए, जिस भाई के लिए काम करने के लिए काम दुकान ली, व्यवसाय की ज़रूरत के लिए जो केस किया था,
उसकी उम्र अब जो 25 साल की थी वो 50 साल का हो गया, तो एक लंबा टाइम निकल जाता है। पिताजी की भी इस टेंशन की वजह से और आखिरी में कैंसर से उनकी डेथ हो गई। यही सब केसेस के टेंशन्स वगैरह ये सब की वजह से भाई अभी कुछ कर ही नहीं रहा है। जब तक वो अब ये अब खाली होगा तब उसके बाद कुछ करेगा। 90 के दौरान भर्ती किए गए नर्स, जीएनएम और एएनएम और लैब टेक्नीशियन को अब नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि उन्होंने संकट के इस दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे कोरोना मरीजों की देखरेख की थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे गए इन कर्मचारियों को अब बिना कारण बताए नौकरी से निकाला जा रहा है। कोविड-19 के दौरान भर्ती किए गए नर्सें, जीएनएम, एएनएम और लैब टेक्नीशियन को अब नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि उन्होंने संकट के इस दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे कोरोना मरीजों की देखरेख की है जिनसे उनके परिजन भी बीमारी के चलते दूर हो गए थे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे गए इन कर्मचारियों को अब बिना कारण बताए नौकरी से निकाला जा रहा है। ग्वालियर के विभिन्न कोविड सेंटर के लिए 90 नर्सें, जीएनएम, एएनएम और लैब टेक्नीशियन को नौकरी पर रखा गया था, लेकिन अब स्वास्थ्य मिशन इन कर्मचारियों का अनुबंध खत्म कर उन्हें निकालने पर तुला हुआ है, जबकि उन्हें स्थायित्व की जरूरत है। कोविड-19 के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की मांग की गई थी। इन्हीं मांगों को लेकर कर्मचारियों ने स्थानीय फुलबाग चौराहे पर धरना दिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल मंत्री तोमर ने मामला भोपाल स्तर पर बात करने का आश्वासन देकर उन्हें मदद का भरोसा दिलाया है। बाकी है सर, मैं कोविड-19 की स्टाफ हूँ। जो मेरे साथ जितने भी सहयोगी लोग खड़े हैं ये भी कोविड-19 के स्टाफ से हैं। अभी हम लोगों को कोविड स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों की नियुक्ति की गई थी। उस टाइम हमें बोला गया था कि जैसी आपकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से आपको एक्सटेंशन बढ़ा जाएगा। उस तरीके से किया तो इनकी अभी तक ज़रूरत कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है, चलती जा रही है, लेकिन अब हमारे साथ धोखाधड़ी चल रही है। अब हम लोगों से ये कहा है कि आप लोगों में से एएनएम को निकाला जाएगा, फिर धीरे धीरे उसमें से 50% छटनी की जाएगी, फिर आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन हम इसके विरोध में आप प्रदर्शन करेंगे और अगर हमारे इसके अभी तक निकाला गया? हाँ, इसमें से हम लोगों को 30 एएनएम को इसमें से हटा दिया गया है और एक आदेश भोपाल से ना निकाल दिया गया है कि 50% में से लिए जाएंगे। क्या एलिगेशन लगा के हटाया? हम लोग को ये बोला है कि अभी ज़रूरत नहीं है, हम लोग प्रायोरिटी बेस पे रखेंगे। प्रायोरिटी बेस पर अगर प्रायोरिटी बेस पर रख रहा था तो आपको एएनएम्स को लेना ही नहीं चाहिए था। एएनएम आपकी प्रायोरिटीज़ पे नहीं है। तो अगर आप लोगों को अभी आप लोगों ने एक आदेश निकाल दिया, गवर्नमेंट कॉलेज से जो भी स्टडी करके निकले हैं उन लोगों को आप लोग है ना क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट दे रहे हो, परमानेंट के लिए वो कर रहे हो, तो हम लोगों को इतनी टाइम पे क्यों लिया? तो उसी टाइम पे आप उन लोगों को जो कॉलेज को ज्वाइनिंग करा लेनी चाहिए थी। उस टाइम आपको हमें ज्वाइन नहीं करवाना चाहिए था। उस टाइम आपको अगर ऐसा ही करना था, या तो आप कोविड में अगर जोखिम लेकर काम किया सर, हम लोगों जोखिम लेके काम किया है, मौत के मुँह में घुस के काम किया है। मौत के मुंह में कि हमने अपना मतलब मरने का डर भी नहीं किया कि जब इंसान अपने रिश्तेदारों से दूर भाग रहा था ना, तो हम बगल में उनकी सेवाएं कर रहे थे, खाना खिला रहे थे, दवाइयाँ दे रहे थे। जिसमें आप अपने इंडिया की बात नहीं, बाहर तक की आप देखिए, आप बाहर तक भी देखिए कि ना कितनी ज़रूरत थी उस टाइम पे हम लोगों ने किया। सब लोग मरने के डर से सब पीछे भाग रहे थे। यहाँ कर्फ्यू लगा था, हम लोगों ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली है। 12-12, 24-24 घंटे हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों यहाँ से 90 स्टाफ है, 90 स्टाफ है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को निकालना नहीं चलेगा, आप लोगों को स्थायी नियुक्ति देनी पड़ेगी। अगर आपको लेना नहीं था, अगर आपको प्रायोरिटी पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को देनी थी तो आप पहले ही उनसे करवाना चाहिए था आपको। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी ने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया। हमारे सहयोगी जितने भी और भी स्टाफ से उन लोगों ने कल प्रदर्शन किया तो उन लोगों ने लाठी चार्जेस किया। उन्हें सोचा कि इससे अगर हमें वो डरा लेंगे तो हम डरेंगे ही नहीं। अभी तक तो हम सिर्फ ऐसा ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा तो अब अनशन भी होगा, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो उसका पूरे जिम्मेदार हमारे मुख्यमंत्री जी होंगे। धन्यवाद। उनकी बात मैंने सुनी है, उनकी भावना में माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। अनुकंपा नहीं। अमूमन आपने किसी राजनेता की पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग किए जाने पर नाराजगी की खबरें देखी और सुनी होंगी, लेकिन आपने बेहद सहज और सरल व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पुलिसकर्मियों के साहस से इतने प्रभावित हो गए कि वे उनका सम्मान करने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों का सम्मान किया तथा उनके कार्य की तारीफ भी की। दरअसल शनिवार रात कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी बिना विधानसभा क्षेत्र में बिना फॉलो गाड़ी के कई शादी समारोह में शामिल होकर रात के वक्त वापस घर लौट रहे थे। तभी उन्हें हजीरा पुलिस ने 4 शहर के नाके पर रोक लिया और उनकी गाड़ी को चेक किया। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पुलिसकर्मियों के साहस के मुरीद हो गए। उन्होंने
इन पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए सम्मानित किया। मंत्री प्रद्युम्न ने कहा कि शहर की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस द्वारा दिखाई गई मुस्तैदी काबिल तारीफ है, लेकिन उन्होंने पुलिस को यह भी ताकीद किया कि वाहन चेकिंग के नाम पर अनावश्यक किसी गरीब व्यक्ति को परेशान न किया जाए। उन्होंने चेकिंग करने वाले हजीरा टीआई मनोज शर्मा और उनके स्टाफ को नगद इनाम भी दिया। मंत्री के पुलिसकर्मियों को सम्मानित किए जाने के कदम को ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने भी सराहा है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को इस तरह प्रोत्साहित करने से उनका मनोबल बढ़ता है और अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं। एसपी ने भी अपने स्टाफ के लोगों का हौसला अफजाई की है। अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ। हमारे बीच आदरणीय पूर्व विधायक कमला पतार जी, और मैं आप सबको दिल से पैक करने के पीछे, अगर ऐसा काम होता रहा, चेकिंग ऐसे करते रहे आप, तो हमारा और आपका बेटा सुरक्षित रहेगा, जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करें। जारी रही तो आपका विश्वास जनता की नज़र में बढ़ेगा। पंडित जी, मैं आपको और पुलिस अधीक्षक जी को और पूरी इस टीम को दिल से प्रणाम करता हूँ और इसी रफ्तार से आप लोग काम करेंगे। जी चलो आ गया लव यस मेरा मन करता है कि आप जैसे लोगों के चरण स्पर्श करें। नहीं, ये देखिए, मैं आपसे भी आशा करता हूँ कि हम सब ये करते रहेंगे तो हम अपने हमने अपना जो सामान्य कार्य नहीं, पर ये मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं ये पूरी टीम को और आपको मेरा बधाई और ये अच्छे काम के लिए। सर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से और इधर मॉल भी कर ले जरा। पूरे शहर में चेकिंग पॉइंट बनाए हुए हैं। रात में चेकिंग की, मंत्री जी भी निकल रहे थे, उनकी गाड़ी को भी चेक किया। तो इसका मंत्री जी ने हौसला वर्धन भी किया है, टीम को सम्मानित किया है। ये आज माननीय मंत्री महोदय ने मुझे दूरभाष पे सुबह अवगत कराया कि रात्रि में वे जब निकल रहे थे तो हजीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत उनकी गाड़ी को वहाँ के थाना प्रभारी द्वारा रोका गया, और चूँकि माननीय मंत्री महोदय के साथ उस वक्त कोई पायलट नहीं था, उन्होंने पायलट को छोड़ दिया था और थाना प्रभारी वहाँ पर नए थे और माननीय मंत्री महोदय ने मास्क वगैरह भी लगा रखा था, तो एकदम से वो पहचान नहीं पाए। उन्होंने शालीनता और शिष्टता दोनों के साथ गाड़ी को रोका और चेकिंग करने की बात की। उसके बाद माननीय मंत्री महोदय खुद उतर के और उन्होंने गाड़ी चेक करवाई और उन्होंने मुझे फ़ोन से अवगत कराया कि यदि पुलिस इस तरह से चेक करती है और सभी गाड़ियों को, तो निश्चित तौर पे आपराधिक गतिविधियों में कमी आएगी। और वो आज यहाँ कंट्रोल रूम आए। कंट्रोल रूम आके उन्होंने जो चेकिंग में थाना प्रभारी समेत टीम लगी थी उनका सम्मान किया, और निश्चित तौर पे यदि उनके द्वारा एक कदम लिया गया है तो अन्य लोगों के लिए भी एक नज़ीर बन सकता है, जो कि चेकिंग पॉइंट पे आके पुलिस से उलझते हैं और पुलिस अधिकारियों को अनावश्यक फ़ोन करते हैं कि हमारी गाड़ी रोकी गई। तो माननीय मंत्री महोदय के इस कदम से बाकी लोगों में भी जागरूकता आएगी। सर, नगद पुरस्कार की दिया है। ये चेकिंग जो चलती थी चल रही है, इसमें चूँकि उन्होंने बताया, फिर मैंने जनता से भी फीडबैक लिया जो थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी चेकिंग की है। तो ये एक सामान्य जो
पुलिस रेगुलेशन के तहत शक्तियां हैं, उसके तहत सभी कर्मचारियों को 500-500 रुपये का कैश रिवॉर्ड दिया गया। सर एक आखिरी सवाल है सर, वो आ गया ऑर्डर पीआरओ से अधिकारी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन सड़क पर उतरा। शहर के व्यस्तम मार्गों पर चौराहे पर कार्रवाई की गई। मुंह पर मास्क नहीं लगाए लोगों की धरपकड़ कर अस्थायी जेल बनाए गए केस रूप सिंह स्टेडियम में रखा गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम में जुटा जिला प्रशासन ग्वालियर बेहद सख्ती बरत रहा है। शहर भर के व्यस्त मार्गों से बगैर मास्क गुजर रहे वाहन सवारों पर दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में बनाई गई अस्थायी खुली जेल में रखा गया है। जिला प्रशासन ने कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गिरफ्तार लोगों से सजा के तौर पर कोरोना से संबंधित निबंध लिखवाए और चेतावनी देकर छोड़ दिया। शहर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। नवंबर में संक्रमण की लहर खतरनाक हो चली है, इसलिए प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। बगैर मास्क घूम रहे लोगों की धरपकड़ में जुटे पुलिस प्रशासन ने अपने अभियान को कारगर बनाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। प्रशासन बिना मास्क पकड़े गए लोगों को गिरफ्तार कर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में बनाई गई खुली अस्थायी जेल में ले जाकर सजा के तौर पर कोरोना संबंधी निबंध लिखवा रहा है। बगैर मास्क घूमते युवकों को कोरोना पर निबंध लिखने में पसीना भी आ रहा है। जोहार है महाराज। अरे कहाँ से चले आ रहे हो? क्या बात है, आज सुबह सवेरे इतनी अच्छी हरियाली है, सब कुछ है, फिर आप हमारे दर्शन के लिए कैसे आ गए? अरे महाराज मैं तो आपसे चलो आओ मिलवे। महाराज आपने तमाम बाग बगीचे की बड़ी बढ़िया व्यवस्था कर दी है, तमाम मरम्मत करवा दी है। लोग अब सुबह सुबह घूमने जा रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, सब बढ़िया चल रहे हो। कछु लोग जो है बीमारी की भी घबराहट कर रहे थे, बच्चे ही बता भी चलो हमारा बीमारी हमारे राज्य में जोहार महाराज। इसलिए कहा गया है कि आप पूरे ग्वालियर में प्रचार प्रसार करें कि अपना ग्वालियर स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे और अच्छा रहे, हेल्दी रहे और कोरोना से मुक्त रहे पूरा प्रदेश, पूरा ग्वालियर। ग्वालियर नगर निगम के सफाई कर्मचारी अनिल के घर के बाथरूम में दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पत्नी से तलाक होने की वजह से वो परेशान चल रहा था। अपनी पत्नी से तलाक के चलते परेशान चल रहे नगर निगम ग्वालियर के सफाई कर्मचारी अनिल चकारिया ने घर के बाथरूम में दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं मामला दर्ज कर इस मामले में जांच भी आरंभ कर दी है। ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। मेरा नाम है संतोष चावड़िया। संतोष जी क्या पूरा घटनाक्रम हुआ? कौन थे? मेरे चाचा जी का लड़का है और घर ड्यूटी से आया था, दीदी के साथ में खाना खाया और घर उसके बाद में थोड़ी देर बाद ये खबर आई कि उनने मतलब अपने फंदे से लटक के घर में उनके बहन के दुपट्टे से फांसी लगा के फंदे से लटक गया। कहाँ बाथरूम में लगे फांसी? बाथरूम, घर के बाथरूम के अंदर ही था। बाथरूम में लगा। कितने बजे की घटना है ये शाम को 4 बजे करीब की घटना। कल क्या करते थे? नगर निगम में कर्मचारी था जी, सफाई कर्मी था। तो क्या नाम क्या जी? उसका नाम था अनिल चावड़िया। क्या कहानी मालूम पड़ी, क्या वजह रही होगी? उसने ऐसा कोई वजह नहीं पता, कुछ लग भी नहीं रहा था कि इस तरीके से वो अपना कोई कदम उठा लेगा, लेकिन फिर भी अब उनसे उम्मीद नहीं थी। घर वालों को बहुत ही उम्मीदें थी कि कुछ तो वो अपने लिए सुधार करेगा, नहीं पर नहीं है। क्या कुछ परेशान वगैरह थे? कुछ परेशानी उसको यही थी कि उनकी वो 1.5 साल पहले, करीब 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी और पत्नी अपनी स्वेच्छा से तलाक लेके चली गई। उसी गम में रहता था और डिप्रेशन में रहने लगा उसी वजह से। माँ ने बहुत कोशिश की उसके लिए। कितनी उम्र थी उनकी? उसकी उम्र करीब 32 साल थी, 32 साल। घटनास्थल माधोगंज राठौर नमकीन वाले के सामने वहीं रहते हैं जी। वहाँ उनके लिए एक सेपरेट रूम ले रखा था शादी के बाद से ही, उसी में रहता था। परिवारों को उसे अकेला इसलिए नहीं छोड़ता था, डिप्रेशन में रहता है इसलिए। लेकिन अब उसने अपना समय पता नहीं कैसे निकाल लिया इस तरीके का ये करने के लिए। कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला? ना, कुछ ऐसा कुछ नहीं। फांसी लगाई ये मीट मार्केट में अनिल चावड़िया, घर वालों का कहना वो पत्नी का तलाक हो गया था, उसमें गम में रहता था। अभी उसने कल फांसी लगा ली। क्या करता था? क्या करता था? नगर निगम में कर्मचारी। तो ये बताओ, फांसी कमरे में लगाई, कहाँ लगाई थी? हाँ, कमरे में, बाथरूम में अंदर उसमें लगाई, बता रहे। कहानी कुछ मालूम पड़ी है पूरा? क्या
अभी जांच में पता चलेगा, अभी तो कोई जानकारी। तो पुलिस का क्या दर्ज कर रही है? पुलिस ने क्या कहा? मरग कायम कर लिया, उसके बाद जांच के पता चलेगा जो भी। तो वर्तमान समय में कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे समाज को ब्लड की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 2 की क्षेत्रीय चिकित्सा सेवा समिति द्वारा एक ब्लड बैंक डोनेशन कैंप का आज रविवार को नई सड़क स्थित महावीर कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 2 की ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वर्तमान समय में कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे समाज को ब्लड की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 2 की क्षेत्रीय चिकित्सा सेवा समिति द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ और आयोजन रविवार को नई सड़क स्थित महावीर कॉम्प्लेक्स में किया गया। यह कैंप ग्वालियर जैन समाज रत्न स्वर्गीय श्री पारस जी गंगवाल और स्वर्गीय लालचंद जी जैन राष्ट्रीय संयोजक की स्मृति में लगाया गया था। कैंप में JH हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के डॉक्टर KK पांडे की टीम मौजूदगी में जैन समाज की ओर से 51 यूनिट रक्तदान किया गया। जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 2 परिवार नीरज जैन छावड़ा, क्षेत्रीय अध्यक्ष वीर राकेश जैन, टिकोपाचल क्षेत्रीय मंत्री, आयोजक क्षेत्रीय चिकित्सा सेवा समिति, चेयरमैन वीर संजय जी गोदा, पौने समिति सदस्य वीर पंकज जैन छावड़ा, वीर सौरभ जैन चांदवाड़, वीर अतुल जैन टोंगिया, विक्रम जैन सेठी आज ही मौजूद रहे। शादी में टीम तो यही देगा, शादी में टीम तो यही देगा। टीम पुलिस कौन सा घी जहां एक और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह PDS घोटाला करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, वहीं ग्वालियर में PDS का घोटाला जारी है और अधिकारी मौन हैं। एक और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा PDS घोटाले को लेकर लगातार अफसरों को निर्देश दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि किसी भी तरह लोगों तक पहुंचने वाला राशन की कालाबाजारी को रोका जाए। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर शहर में इस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ अधिकारी जाते हैं और राशन की दुकानों से लौटकर आ जाते हैं, जबकि यहाँ पर लोगों से पूछने की ये लोग जहमत तक नहीं उठाते हैं। जबकि कई लोगों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो पता चला कि कई जगह 2 महीने की जगह 1 महीने का ही राशन दिया गया। उसमें भी सिर्फ वो ही राशन दिया गया जो कि उन्हें वहाँ से मिलना था और काफ़ी राशन को रोक दिया गया। इस राशन में कई जगह चावल तो कई जगह चना को भी राशन की दुकानदारों द्वारा बचा लिया गया। इससे सीधे सीधे कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिले का खाद्य विभाग क्या कर रहा है और लोगों तक सही तरह से राशन की आपूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है। इसकी अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से दुकानदारों द्वारा इस बड़े घोटाले को किया गया है। तो गेहूँ है, चावल है, जौ है, जौ या ज्वार कितने महीने का मिला? कितने महीने में? थोड़ा ही तो अभी मिली है। नहीं, कितने महीने का राशन मिल रहा है ये पूछ? 2 महीने का दे रहे हैं। फ्री में दे रहे हैं कि पैसे में दे रहे हैं? 25 रुपये में दिया है। मतलब 1 महीने का फ्री दे रहे हैं, 1 महीने का पैसे में दे रहे हैं। और चना भी दिया नहीं है? चना नहीं आया। चना की क्या बोल रहे हैं? चना आया ही नहीं। और मिट्टी का तेल? मिट्टी का तेल पता नहीं आया कि कभी मिला है आपको मिट्टी का तेल? नहीं मिला। इस दुकान से कहीं मिला है आपको? अभी नहीं मिला। कभी आप इतने देर तक आए हो, कभी भी आया मिला आपको मिट्टी तेल वगैरह? नहीं, कभी नहीं मिला। नहीं मिला। आपने मांगा? मतलब आज तक अभी मिला नहीं आपको? कितने महीने से वो नहीं मिला आपको तेल मिट्टी का? हमें तो शुरू से मिला ही। शुरू से नहीं मिला? काफ़ी टाइम हो गया। गाय को जब बताते हैं तब हमारी बातें हैं, मिलता होगा तो हमारी बात। मतलब आपका हिस्से का आपको तेल मिले नहीं है ना? हमारी नहीं पाते। अगस्त का माल 2 महीने का फ्री में बांट रहे हैं कि पैसे में? 1 महीने का पैसे का है, 1 महीने का फ्री का है। पैसे वाला कौन से महीने का है? पैसे वाला जो अगस्त का है। अगस्त का। और जुलाई का फ्री वाला है। क्या क्या बांट रहे हैं इसमें अपन? इसमें अपन गेहूँ बांट रहे हैं, चावल बांट रहे हैं, ज्वार बांट रहे हैं, नमक दे रहे हैं।
और चना भी आया नहीं? अभी चना आया नहीं, उसकी कंप्लेंट मैंने कर दी थी, मैडम बोल रही थी कि आ जाएगा तो हम बांट देना। क्या कि मट्टी के आते हैं मगर देते नहीं है या अब ऐसा तो है नहीं कि किसी घर पे देने तो आओगे दुकान पे तो जब तो दूंगा। एक साथ तो इकट्ठी चीज़ें बढ़ रही आएंगी, तेल भी टाइम दे देते 20 तारीख तक आके ले जाना बस। आप डीडी बनवाते हैं मट्टी जल्दी? हाँ डीडी बनवाते हैं। डीडी बनती है 5,000 हमारी 200 ऐसी। जैसे आप नहीं देते तो उसके लिए क्या करते हो? ये चीज़ अपन को नहीं पता, मैं काम करता हूँ। सागर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉक्टर शुभम उपाध्याय की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। सागर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने उन्हें विभिन्न सहायता देने की मांग की। कोरोना योद्धा बनकर खुद कोरोना संक्रमित होकर मृत्यु की आहट तक पहुंचने वाले सागर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शुभम उपाध्याय के लिए अब उनके साथियों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनकी सेवा काल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उच्च सेवाएं प्रदान करने के लिए मांग की है। उनका कहना है कि डॉक्टर शुभम के उपचार में जो कमियां और विलम्ब हुआ है इसको दूर किया जाए, साथ ही डॉक्टर शुभम के परिजन को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। डॉक्टर शुभम के परिवार के किसी एक सदस्य को या अन्य किसी स्वास्थ्यकर्मी के साथ ऐसा होता है तो उसे ऐसी व्यवस्था हो कि उसके परिजनों को सहायता के रूप में सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। हमारी खुरई की संवाददाता मीना गौतम ने इस अवसर पर सरकार से मांग की है कि वे कोरोना योद्धाओं के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को विशेष रूप से इंगित करते हुए उन्हें लोगों तक फायदा पहुंचाए। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हर्पल न्यूज के साथ।